कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए क्यों बोले? जब आप ही नहीं बोलते पॉलिटिकल पार्टी क्यों बोलेगी? मैं तो ये कहूंगा किसी ब्राह्मण से मुहूर्त दिखा ले कि किस दिन हम लड़ेंगे तो ये लड़ाई अच्छी मानी जाएगी। अगर इन सेक्टरों में भी इसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमने देशव्यापी ताकत को दिल्ली में शो करना पड़ेगा। मेरे आदरणीय साथियों, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, अगर मैं उसके नाम को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूं, उसका असली नाम भीड़ तंत्र है। यदि आपने भीड़ को इकट्ठा कर लिया तो ये तंत्र हिलने डुलने लग जाता है। हम भले देश के सभी राज्यों में लोकेट करते हो, हमारी अच्छी खासी संख्या भी हो सकती है। सभी स्टेटों से 10-10, 15-15, 20-20 लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद भी किया। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 5 महीने पूरे होने के बावजूद भी हम राष्ट्रीय स्तर पे कोई इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाए, जिससे हम केंद्र सरकार को और सर्वोच्च न्यायालय को और हमारी डिप्राइव्ड क्लास के करोड़ों लोगों को ये संदेश दे सके कि आज हम अपने अधिकारों को पाने के लिए मजबूती के साथ एक साथ खड़े हैं। आज भी हम लोग या तो ग्रुपों में व्हाट्सएप खेलते रहते हैं, या जो हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा ये जो डिप्राइव्ड क्लास कास्ट्स हैं, ये छोटे छोटे ग्रुपों में बटे हुए हैं, और इस ग्रुपिज्म की वजह से जो इस सोसाइटीज ने अपनी पावर दिखानी चाहिए थी, जो ताकत दिखानी चाहिए थी, जो जनशक्ति दिखानी चाहिए थी, आज भी हम उससे बहुत दूर खड़े हुए हैं। कोर्ट ने आपको फैसला दे दिया है। अगर मैं ये कहूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपको उस सुपर पावर के साथ खड़े करने के लिए एक शानदार अवसर प्रदान किया है कि जो चमार या उसकी एसोसिएशन कास्ट, जो अपने आप को इंडिया के दलित ब्राह्मण समझते हैं, सबसे सुपर क्लास के लोग समझते हैं, हम उनके सामने खड़े होकर कर क्या रहे हैं? आज भी हमारी कम्युनिटी के लोग जो स्वयंभू लीडर हैं, शायद वो अपने वजूद की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं, सोसाइटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अभी तक हमारे पास कोई कार्यक्रम नहीं है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। अभी एक साहिबान ने बोला था कि हम सेंट्रल सर्विसेज को भी सब डिवाइड कराना चाहते हैं। ये आइडिया काबिल तारीफ है, इसका जितनी तारीफ की जाए उतना बढ़िया है। एक बात मैं सभी साथियों को बता देना चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ये अकेले हरियाणा के लिए नहीं आया था। हरियाणा के अलावा देश में 27 अन्य राज्य और 9 यूनियन टेरिटरी है, मगर अभी तक किसी भी स्टेट से सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को एग्जीक्यूट कराने के लिए जनशक्ति का प्रदर्शन नहीं किया गया। एक और साथी बोल रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए बोल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए क्यों बोल रहे? जब आप ही नहीं बोलते पॉलिटिकल पार्टी क्यों बोलेगी? आज भी हम पार्टी खेल रहे हैं। हमें राहुल गांधी से मिलना चाहिए, हमें प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे बताता हूं, जो भी डिसीजन आता है, अगर इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होती, ये डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सॉलिसिटर ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर दी जाती है। इसका अर्थ स्पष्ट हुआ कि देश के प्रधानमंत्री आपको सेपरेट रिजर्वेशन देने के पक्ष में है। आज देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के जाट और रेस्ट ऑफ इंडिया के जाटव, जिनको चमार भी कहा जाता है, इन दोनों ही वर्गों से बहुत ज्यादा परेशान है। मगर जिन लोगों को इनके पैरेलल खड़ा होने का अवसर दिया गया है, वो शायद घर में बैठ के ये तमाशा देख रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा किसी ब्राह्मण से मुहूर्त दिखा ले कि किस दिन हम लड़ेंगे तो ये लड़ाई अच्छी मानी जाएगी। अगर आप इस रिजर्वेशन को स्टेट के साथ साथ सेंटर में भी सब डिवाइड कराना चाहते हैं, देखिए, अगर आप सेपरेट मीटिंग करेंगे फिर मजा। आप मीटिंग के डेकोरम को खुद खराब कर रहे हैं। हम 20-22 लोग बैठे और हम आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, ये कोई मीटिंग के डेकोरम को मेंटेन नहीं कर सकते आप लोग। बीच में आपके फोन की कॉल होती है, जब कोई आप इसको एक गंभीर इश्यू समझो। मेरी एक प्रपोजल है, मैं आपके सामने एक प्रपोजल प्रस्तुत कर रहा हूं, आप उसे स्वीकार करें या ना करें, आप लोगों का अधिकार हो सकता है। यदि आप इस रिजर्वेशन को सेंट्रल डिपार्टमेंटों में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, अगर इन सेक्टरों में भी इसको आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमने देशव्यापी ताकत को दिल्ली में शो करना पड़ेगा। और जब तक आप बड़ा शो नहीं करेंगे,
कहने को हम ये कहते हैं कि हम करोड़ों लोग हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में हमारी डिप्राइव्ड क्लास की 33,74,000 पॉपुलेशन है। अगर हम जींद के दो कार्यक्रमों की बात करते हैं, एक सामाजिक कार्यक्रम किया गया था और दूसरा सरकारी कार्यक्रम किया गया था, हम दोनों ही कार्यक्रम में 1% से ज्यादा आबादी को इकट्ठा नहीं कर पाए। 1%। हरियाणा की 33,74,000 पॉपुलेशन में बता चुका हूं। जब हम लोगों ने जींद में 22 सितंबर को कार्यक्रम किया, उसके अंदर 30-35 हजार लोगों को इकट्ठा किया गया था, जिनको मैं कह सकता हूं कि 1 या 1.1% लोग इकट्ठा हुए थे। सेम मामला जब 24 नवंबर को जींद के अंदर सरकार का धन्यवाद किया गया था, वहां पर भी 40,000 से लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए थे। और यदि मैं 33.74 का परसेंटेज निकालूं तो 1.1 निकलता है, जो हमारी नाकाबिलियत को शो करता है कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं हैं। यदि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होते, मैं हरियाणा के लोगों को विशेष कर कह रहा हूं, भले हम 2 ही लोग बैठे हो हरियाणा से कम वहां पर 5% लोग हरियाणा का होना चाहिए था। और 5% का अर्थ होता है 1.5 लाख और 1,80,000 के बीच वहां पर लोग इकट्ठा होना चाहिए। आज देश में मैं दावे से कह सकता हूं, अगर 28 स्टेटों की डिप्राइव्ड क्लास की पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया जाए, निश्चित तौर पे ये आंकड़ा करोड़ों में चला जाएगा। राइट? मैं आपसे करोड़ों लोग नहीं मांग रहा। अगर आप इसको सेंट्रल डिपार्टमेंट्स में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हमने दिल्ली के रामलीला ग्राउंड को डीएससी की जनता से भर देना चाहिए, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। मेरे आदरणीय साथियों, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, अगर मैं उसके नाम को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करूं, उसका असली नाम भीड़ तंत्र है। यदि आपने भीड़ को इकट्ठा कर लिया तो ये तंत्र हिलने डुलने लग जाता है। अगर आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाते, जन सैलाब इकट्ठा नहीं कर पाते, ये तंत्र काम करना बंद कर देता है और ये तंत्र साइलेंट हो जाता है। और जो मैं 5 महीने से देख रहा हूं, डिप्राइव्ड क्लास के लिए दिल्ली में कोई बड़ा कार्यक्रम, जो दिल्ली एक शहर ही नहीं, एक यूनियन टेरिटरी ही नहीं, बल्कि देश की राजधानी भी है, अगर दिल्ली से कोई मजबूत संदेश पास आउट होता है तो सारे देश के अंदर डीएससी क्लास के लोगों की ऊर्जा बुस्ट होती है, एनर्जी बुस्ट होती है। आज 2 फरवरी का दिन है। हम लोग दिल्ली में 2 फरवरी को बड़ा आयोजन करना चाहते थे, मगर प्रशासनिक खामियों की वजह से हमें यहाँ पर उस कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं मिली। और उससे भी पीड़ादायक जो बात है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। दिल्ली के लोगों ने उस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने में हमारी कोई मदद नहीं की। दिल्ली के लोगों को जब भी देखा जाता है, खासकर इस वाल्मीकि समाज के लोगों को देखा जाता है, तो इनको सफाई वर्ग के तौर पे देखा जाता है कि साफ सफाई करने वाले लोग हैं। और जब भी कोई नेता, जब भी कोई एजेंसी उन लोगों पे वर्क करने की कोशिश करती है, तो वो एमसीडी पर नजर डालती है। भले एमसीडी के अंदर 80,000 से लेकर 1 लाख एम्प्लॉय हो। यदि मैं दिल्ली एमसीडी के संगठनों की बात करूं, यूनियनों की बात करूं, लगभग 1500 संगठन एमसीडी में आज काम कर रहे हैं। और यदि 1 लाख को 1500 से डिवाइड करूं, 200-250 से ज्यादा किसी के पास कार्यकर्ता नहीं है। और जो नेता आपके बारे में सोचता है ना, चलो यार इनका भी भला कर दो, उसके लिए बड़ी कठिनाई हो जाती है। आखिर वो कौन से ग्रुप को रिकॉग्नाइज करे कि ये ग्रुप बेहतर है। मेरा समाज के डीएससी क्लास के सभी लोगों से नंबर निवेदन है, जब तक हम वर्ग बेस पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, क्योंकि डिप्राइव्ड क्लास के अंदर हजारों जातियां आती है। कुछ जातियां ऐसी है जिनकी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। ज्यादातर जातियां ऐसी है जिनकी लोकसभा या राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नील के बराबर है। हम लोग अपने वोट का इस्तेमाल तो करते हैं, हम दूसरों को ताकतवर बनाने में तो काम करते हैं, मगर खुद की सोसाइटी के लिए कभी काम करना पसंद नहीं करते। मगर एक बात मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे कह देता हूं कि यदि आज आपने चमारों के पैरेलल खड़ा होने का प्रयास नहीं किया, अरे भैया जी बाद में कर लेना यार, क्या है यार ये। यदि आज आपने चमारों के साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं की, आज ये जो निर्णय निकल कर आया ना, इस निर्णय ने आपको मायावती के पैरेलल खड़ा करने का अवसर दे दिया है, आपको चंद्रशेखर रावण के पैरेलल खड़ा होने का अवसर दे दिया है। आखिर इस चीज का समय कब निकल कर आएगा कि हम मायावती के सामान अंदर खड़ा होकर बोलने की कोशिश करेंगे और हम उनको रिकॉग्नाइज करके दिखाएंगे कि आज ये डिप्राइव्ड क्लास के लोग इन दलित ब्राह्मणों से भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। और ये कब होगा?
जब हम अपने ईगो से ऊपर निकलकर हम सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता क्योंकि और लोगों ने भी बोलना है। एक बात दावे से कह सकता हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं हम एक कार्यक्रम लेकर आए हैं। मेरा प्रपोजल है कि हम दिल्ली के अंदर 2025 के एंड में ही हम कोई दिल्ली के अंदर रामलीला ग्राउंड के अंदर 1 लाख लोगों को भरने का कार्यक्रम करेंगे। हरियाणा के लोगों ने हिम्मत दिखाई, संघर्ष किया, क्योंकि हम इस आंदोलन को पिछले 18 वर्षों से लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कोई 18 दिनों की लड़ाई नहीं है। अगर दिल्ली में हमें आज कार्यक्रम करने का अवसर मिल जाता तो निश्चित तौर पे हम दिल्ली के अंदर 10 से 15 हजार लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब रहते। मगर मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, दिल्ली के लोगों ने इस कार्यक्रम में कोई रुचि नहीं दिखाई। और जब तक हम इस बात को देखते रहेंगे नहीं कि मेरे वाला रिजर्वेशन, मेरा पैटर्न पे रिजर्वेशन लागू, इनके पैटर्न पर लागू ना हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी तो मुझे लगता है कि स्टेटों में भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तेलंगाना के अंदर केवल एक घोषणा हुई और कमेटी बनाने की बात की गई है, उन कास्टों को आइडेंटिफाई करने की बात की गई है जो डिप्राइव्ड क्लास में आती है। मैं तो ये कहूंगा कि सभी स्टेटों के अंदर इस आंदोलन को पुष्टअप किया जाए, और जब तक हमारी जनशक्ति हर स्टेट के अंदर मजबूती से खड़ी नहीं होगी, आज अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें आपके मुंह की तरफ देख रही है कि ये लोग अपने अधिकार कब मांगे और हम इसको एग्जीक्यूट कराएं। थोड़ा बहुत अगर लोगों ने दम दिखाया तो राजस्थान में दिखाया है। मध्य प्रदेश में अभी तक एक छोटा सा शो हुआ है, छोटा मोटा शो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए देश का सबसे बड़ा राज्य है, मगर अफसोस अभी तक कहीं पर कुछ नहीं किया जा रहा। जो लोग इस आंदोलन को लड़ने में सक्षम नहीं है वो लोग इस आंदोलन को लड़ना चाहते हैं। जो लोग इस आंदोलन को लड़ने में सक्षम है वो लोग इस आंदोलन को लड़ना ही नहीं चाहते। जब तक ये हमारे बीच का गैप खत्म नहीं होएगा और जब तक हम एक बड़ी ताकत के तौर पे इकट्ठा नहीं होंगे, सरकार तो आपको गोलियां देती रहेगी। यदि मैं हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी ने जब हम यहाँ रोहतक के अंदर 2007 में हमने आमरण अनशन किया था, हम लोग 10 लोग आमरण अनशन पर बैठे थे, तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे धरने पर आते थे और हमारे रिस्ट में एंट्री करके जाते थे कि जब भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कलम से हम आपके आरक्षण को लागू करने का काम करेंगे। और जिसके तहत वर्ष 2009 और वर्ष 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम इस आरक्षण को लागू करेंगे। भले देश के प्रधानमंत्री ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है, हम लोगों ने हरियाणा में जन समूह को इकट्ठा करके यही पूछा था कि प्रधानमंत्री जी, आप तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र नहीं, घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र जारी करती है। प्रधानमंत्री जी, ये संकल्प पत्र हम डीएससी के लोगों के लिए कब फलीभूत होगा, उसकी डेट तो बताएं आप हमें। अब मैं और बातें बताता हूँ। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री जी अपने पीक पर थे, हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 45 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी। हम लोगों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मीटिंग की थी कि खट्टर साहब, आपने हमारे से वायदा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम इस डीएससी आरक्षण को एग्जीक्यूट करेंगे, इसे लागू कीजिए। वो कहते हैं आपका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। मैं क्या खट्टर साहब, जब आप शिक्षा में लागू करते हैं तब कोर्ट ने कोई आपत्ति जताई थी क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने आपके शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकार किया है तो आप इसको नौकरियों में लागू क्यों नहीं करते? तब उन्होंने कहा कि हम एक वर्ग को खुश करने के लिए, बड़े ध्यान से सुन लो मेरी बात, हम एक वर्ग को खुश करने के लिए दूसरे वर्ग को नाराज नहीं कर सकते। तब खट्टर साहब को मैंने एक चुनौती दी थी, मैं क्या, जो आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहता था कि मेरी जड़ पताल में है, जब उनकी जड़ पाड़ कर फेंक सकते हैं, आपकी जड़ अभी हथेली पर है। और वर्ष 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटकर 40 रह गई थी और अलायंस में गवर्नमेंट चलानी पड़ी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, फिर हम लोगों ने दबाव बनाया। मैं कहा जी, अब तो आपका बनना खत्म हो गया, कोर्ट का फैसला आ गया, इसे लागू करें। मुख्यमंत्री स्पेशल हमारे से मिलने के लिए जींद आए थे। मुख्यमंत्री का जींद में कोई कार्यक्रम नहीं था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैं कहा सैनी साहब, आप कम से कम झूठ बोलना तो सीख लें। आपने विशंबर वाल्मीकि जी जो उस समय मंत्री होते थे उनसे झूठ बुलवाया कि हमने डिप्राइव्ड क्लास के रिजर्वेशन को पास करने का मसौदा कैबिनेट से अप्रूव कर दिया, और 2 रोज बाद आपका स्टेटमेंट आता है
क्या बाकी लोग, आप लोग हिंदी समझ रहे हैं ना? ओके, आर यू कंफर्टेबल? सर थैंक यू सर, लेट अस फोकस आप भी तो जरा शॉर्ट करें। आप करेंगे, सभी स्टेट की अलग अलग डिप्राइव्ड क्लास को इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तो ये केंद्र में रिजर्वेशन कराने का आपका सपना ना बनकर रह जाए। इस सपने को लागू कीजिए, यही मेरी आपसे निवेदन है। सभी को जय भीम, जय भारत।